एडोलसेंस, है ना। एडोलसेंस का जो विकास हुआ है वो एक शब्द है, लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है। एडोल्स केयर। एडोल्स केयर। और इस एडोल्स केयर का हिंदी में अगर अर्थ देखा जाए तो होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। ठीक है। किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस का जो विकास हुआ वो लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स केयर से, और एडोल्स केयर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। समझ में आई बात? परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता क्या होती है? हाँ, क्या होती है परिपक्वता जी? बोलो, परिपक्वता क्या होती है? परिपक्व हो कि नहीं सब लोग? कैसे मान लिया जाए कि परिपक्व हो? हाँ, वेरी गुड। मानसिक शारीरिक रूप से जो विकसित हो चुका है ना, वही तो परिपक्व है ना। हर तरह से जो विकसित है वो परिपक्व है। तो ये परिपक्वता की ओर ले जाता है एडोलसेंस। एडोल्स केयर लैटिन शब्द है। लैटिन और ग्रीक, ग्रीस, ये जो शब्द है इनमें बड़ा अंतर है। समझ में आया ना? जो ग्रीक होता है वही लैटिन होता है, ये जरूरी नहीं है। होता है क्या है? ग्रीक लिपि, ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द, ये सब एक हैं। ग्रीक, यूनानी, ग्रीस, ये एक हैं। लेकिन जो लैटिन है ये अलग है। लैटिन क्या है? लैटिन, लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? रोम। और ग्रीक भाषा कहाँ की है? यूनान। समझ में आ रहा है? हाँ, ये अंतर है। लिख लो थोड़ा सा इसमें, आप किशोरावस्था में, किशोरावस्था को, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस, इंग्लिश में एडोलसेंस, ये लिखा है ना मैंने, एडोलसेंस कहा जाता है, कहा जाता है। इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है, जिसका विकास लैटिन भाषा के, जिसका विकास लैटिन भाषा के एडोल्स केयर, एडोल्स केयर शब्द से हुई है। एडोल्स केयर शब्द से हुई है। एडोल्स केयर का अर्थ होता है, एडोल्स केयर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोल्स केयर का अर्थ होता है ये लिखा हुआ है, एडोल्स केयर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर
बढ़ना, किशोरावस्था में बालक समुचित विकसित होकर परिपक्व हो जाता है। समुचित विकसित होकर परिपक्व हो जाता है। अब आप हेडिंग डालेंगे किशोरावस्था के उपनाम। उपनाम क्या कह रहे हैं? छूटा है क्या कुछ? विकसित होकर परिपक्व हो जाता है। अब किशोरावस्था के उपनाम। उपनाम कैसे पढ़ते हैं? चाल ढाल से, समझ में आया? बनावट से, है ना? सब तरह के नाम पड़ जाते हैं बुलाने वाले, ठीक है? तो वैसे ही इसके भी उपनाम हैं। उपनाम का मतलब है कि ऐसी कुछ उसमें विशेषता दिखती है, ठीक? जैसे आप लोगों के उपनाम पढ़े हैं, क्या उपनाम है आपका? हाँ, आपका? हाँ, विशाल को इनका पता है उपनाम? शैलेश को किसका पता है? ये तो चल रहा ही नहीं यार, चेक कर लो आप। वहाँ चेक कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, किशोरावस्था के उपनाम में इसका पहला नाम है उलझन की अवस्था। पहला नाम है उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था क्या होती है? मतलब हर कोई इस उम्र में आते ही उलझ जाता है। कहाँ उलझ जाता है? मकड़ी के जाल में। मकड़ी के जाल में उलझ जाता है। समझ में आया? हाँ, तो उलझन की अवस्था कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह मकड़ी जाल बिछाए है, ठीक है? उसी में जाके उलझ गया। कहने का मतलब है ये सांसारिक चीज़ों में इसके अंदर इतने विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसका शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से काफ़ी कुछ चेंजेज आते हैं, ठीक है? जैसे हार्मोनल रूप से हार्मोन्स उसके अंदर कई तरह के डेवलप होते हैं। जब रसायन शरीर में आएंगे नए नए, तो उस तरह के शरीर लक्षण भी प्रकट करेगा, ठीक है? और जब उस तरह से लक्षण होगा, और यहीं पर क्या होता है, वो संवेगों पर भी अपने कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो कौन सा समय है जब बालक जो है एक उसकी अवस्था में अपने संवेगों पर कंट्रोल करना नहीं जानता? नहीं जी, यहाँ तो सीख लेता है। बाल्यावस्था में भी ठीक ठाक है, दबा रहता है, उसकी संवेग उसमें होता ही कहाँ है। केवल शैशवावस्था में उसका संवेग अपने आप जो भी क्रियाकलाप करता है वो संवेगों की तरह करता है।
संवेगों के हिसाब से करता है। उसको आपको गुस्सा लगी तो आपको पीट देगा, समझ में आया? उसको कंट्रोल नहीं करना आता, न कंट्रोल करेगा। बच्चा आपको नोच नाच के बराबर कर देगा, ठीक है? उसका सामान वामान लेके देखिए किसी बच्चे का, शैशवावस्था वाले का। हम्म, क्या हुआ? नहीं, गाली कहाँ देता है वो, कहाँ जानता है गाली? जानता है? चिल्लाता चीखता है, हाथ चलाता है, गाली तो नहीं देता। गाली आदमी तब देता है जब फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में पहुंच जाता है, समझ में आया? एडोलसेंस में भी गाली नहीं देता, इस समय उसके अंदर शर्म भी होती है, किसी काम को करने से पहले वो शर्माता भी बहुत है, समझ में आया? लेकिन वो गाली वाली इस समय भी बहुत कम देते हैं। उलझन की अवस्था समझ में आ गया? तो चलिए अगला लिख लीजिए, दुखी अवस्था। दुखी अवस्था, दुखी अवस्था भी समझ में आ गया। स्वर्ण काल, ये भी समझ में आ गया होगा। अभी जब पूछूंगा तब बड़ा हाँ हाँ करने वालों से, जो सबसे ज्यादा हाँ हाँ किया है उसी से पूछूंगा। चलिए कोई बात नहीं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, हाँ ये भी समझ में आ गया होगा। बसंत ऋतु का काल, बसंत ऋतु का काल, जी हाँ जी, बसंत ऋतु का काल। पुराने पत्ते गिरा देता है, अब नए नए कोपले निकलती हैं, नया पत्ता आता है, नया उसका निर्माण होता है, ठीक है? दाढ़ी मोछ सब आने लगती है ना? लड़कियों की आवाज सुरीली होने लगती है, समझ में आया? तो बसंत की तरह जैसे पेड़ पौधों में परिवर्तन दिखता है, वैसा ही परिवर्तन इंसान में आने लगता है यहीं से, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, आंधी तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, तीव्र विकास की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, ठीक है? स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है किशोरावस्था को? चलिए बताइए कामनी जी, आप बताइए, स्वर्ण काल क्यों है किशोरावस्था? आप बताएं। सपने देखना स्वर्ण काल, ये स्वर्ण काल क्यों कहलाता है? स्वर्ण काल का मतलब सबसे अच्छा काल, ठीक है? जीवन में हर तरह की अनुभूति आ जाती है, समझ में आया? यहाँ पर कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं है जो बाकी रहती हो, ठीक है? जीवन बहुत सुखद हो जाता है, जीवन के हर रंग आ जाते हैं यहाँ से, ठीक? और यहाँ से जो परिवर्तन और आते हैं, जैसे शैशवावस्था में, जैसे शैशवावस्था में क्या हो रहा था, बाल्यावस्था में क्या हो रहा था,
बाल्यावस्था में विपरीत लिंगी से दूर रहता था। समझ में आया? शैशवावस्था में कोई बहुत विशेष मतलब नहीं, दोस्ती तो रहती ही थी। किशोरावस्था में क्या होता है फिर? विपरीत लिंगी की तरफ लगाव रहता है। समझ में आया? तो ये सब परिवर्तन आते हैं। जीवन यहाँ से स्वर्ण काल है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था से संबंधित कुछ कथन या परिभाषाएं। किशोरावस्था की परिभाषा या कथन। जब व्यक्ति में केमिकल लोचा होता है, अजी किशोरावस्था की परिभाषा या कथन, विद्वानों के कथन, ये कथन के रूप में भी आ जाता है ना? लिखिए पहले स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल, यही स्टैनली हॉल हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान क्या किया था? बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान के पिता हैं। ठीक है? कौन? स्टैनली हॉल। पढ़ रहे हो बाल विकास? बाल विकास के पिता कौन है? क्यों कंफ्यूज होते हैं सब लोग? बाल विकास के पिता हैं पेस्टोलॉजी। कौन? पेस्टोलॉजी। और बाल मनोविज्ञान के पिता स्टैनली हॉल। तो फिर क्यों भूल गए सब लोग? बाल मनोविज्ञान के पिता जब ये हैं, बाल विकास आपका सिलेबस है, बाल विकास के पिता पेस्टोलॉजी हैं। ठीक है? चलिए स्टैनली हॉल के अनुसार लिखिए। कोई नहीं, चलिए स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था से संबंधित इनकी दो परिभाषाएं हैं। किशोरावस्था से संबंधित इनकी दो परिभाषाएं हैं। नंबर एक, हाँ जी, एक कथन के रूप में बहुत बार आया है जो नंबर एक है। इन्होंने 4 शब्दों का प्रयोग किया है किशोरावस्था के लिए। ठीक? और बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 बार क्वेश्चन आया हुआ है। किशोरावस्था, किशो नहीं नहीं नहीं, पहली परिभाषा है बस, नंबर एक। किशोरावस्था प्रबल तनाव, किशोरावस्था प्रबल तनाव, दबाव, प्रबल तनाव, दबाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। संघर्ष और संघर्ष और तूफान की अवस्था है। प्रबल तनाव, दबाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है।
सोचो जरा कितने भयानक शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? तूफान आता है तो क्या होता है ना? कितना तूफान एक किशोर सहन करता है लाइफ में। हर तरह के वेग, हर तरह की समस्याएं, हर तरह के दुख, हर तरह के दर्द सब यहीं पर है। ठीक है। उपनाम में एक चीज और लिख लेना, मूर्त चिंतन की अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है। इस समय बालक क्या करने लगता है? मूर्त चिंतन करने लगता है। बोलिए, लिखे हो मूर्त? बाल्यावस्था में क्या लिखे हो? मूर्त। हाँ, मूर्त है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, कल्पना करता है ज्यादा। ठीक है। अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक ना? मतलब जो चीजें नहीं दिख रही होती हैं उनकी कल्पना वो करता है। हर चीज को कल्पना में लाता है। कल्पना बड़ी सुखद होती है। कल्पना भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। किसी का मर्डर कर लो, जिससे झुझलाए हुए उसको मार पीट लो। कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं शैलेश जी? विकास आपको देख के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, उनका ख्वाब अलग रहता है। ये कैसे पता? ल- का उनको किशोर समझ रहे हो? क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। डिस्कस से कुछ नहीं पता चलता, इसलिए उनका चिंतन अलग है ना। छुपा ले गए। ये सब प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब। एक किशोर कभी छुपाता नहीं है ना? चलिए, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत होइए। ठीक है। इनकी दूसरी परिभाषा लिखिए। दूसरी परिभाषा, किशोरावस्था में किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास और सामाजिक विकास अचानक होता है। अचानक होता है। ठीक है। किसी भी किशोर से देखिए, जब बात करिए, बचपना रहेगा ना, किशोरावस्था आते आते वो इतना मेच्योरिटी के साथ बात करेगा कि आपको भी ज्ञान दे सकता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें एक किशोर करता है। ठीक है ना? और इस समय मेन चीज ये होता है ना, नए नए अनुभव इसके लाइफ से जुड़ते हैं, इसलिए बड़ा संघर्ष करना होता है। नए रास्ते मिलते हैं। किशोर को ज्यादा चिंता किस काल की होती है? किशोर को किस काल की ज्यादा चिंता रहती है? हाँ, फ्यूचर की। उसको फ्यूचर की बड़ी टेंशन होती है। समझ में आया ना? अमूर्त चिंतन वाला कोई भी होगा तो फ्यूचर का ही चिंतन है, तभी तो चिंता उसको फ्यूचर की है।
भविष्य कैसा होगा। तो कल्पना में भविष्य को ही सुंदर बनाता है। कल्पनाएं बड़ी अच्छी अच्छी इसीलिए होती हैं, है ना। तो कल्पनाओं में खुश हो लेना चाहिए। इसी का उसके अंदर तूफान मचा रहता है, कैसे जीवन सुखद होगा। कल्पनाएं ही अगर करता रह गया, उसकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली, तो क्या हो जाएगा फिर, वो कल्पना वाला ही रह जाएगा। ठीक है, ख्याली पुलाव ही पकाता रह जाएगा, वो धरातल पर किसी चीज़ को नहीं ला पाएगा। कल्पनाओं के हिसाब से अगर उसको वर्क करवाने वाला, कैसे वर्क करना है बताने वाला मिल गया, तो बहुत अच्छा कर सकता है, लाइफ में जो चाहे हासिल कर सकता है। ठीक है, टाइम से सारी चीज़ें मिल गई तो सारी चीज़ें टाइम से होंगी, है ना। चलिए, दो परिभाषाएं किसकी हैं, स्टैनली हॉल की, दोनों याद रहेंगी। पहले में इन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था प्रबल तनाव, दबाव, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। दूसरे में इन्होंने बताया कि इसका हॉल यानी पूरा विकास हो जाता है। पूरा विकास हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे परिवर्तन अचानक आ जाते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो काम करता है, ये बुद्धि पर कंट्रोल, बुद्धि के द्वारा अपने संवेगों पर कंट्रोल स्थापित करता है। ठीक है, जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो कभी भी संवेगों के हिसाब से क्रोध नहीं करेगा, किसी का मर्डर नहीं करेगा, है ना, किसी से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक, तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी छेड़छाड़ ये सब गलत हरकतें नहीं करता, न किसी को मारता पीटता, ये सब भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो संयमित होता है। संयमित किस चीज़ से होता है? बुद्धि से। बुद्धि से क्या करता है? क्रोध पर, काम पर, सारी चीज़ों पर उसका कंट्रोल होता है, उसको अपने आप मैनेज कर लेता है। समझ में आई बात। तो जितने भी इन गलत कामों में, अनैतिक कामों में फंसने वाले लोग होते हैं, उनका जो बुद्धि का इस्तेमाल है उसका स्तर बहुत कम होता है। उनको सामाजिक स्तर से वो ज्ञान नहीं मिलता, उनके माँ पिता ऐसे नहीं होते कि उनको सामाजिक स्तर पर कोई किसी प्रकार के शिक्षित किया गया हो। ठीक है, तो उसका वो दुरुपयोग करते हैं। चलिए, अगली परिभाषा है आपकी किलपैट्रिक की, ये भी बहुत आता है, किलपैट्रिक। इनकी भी परिभाषा बहुत पूछी जाती है, किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था, किशोरावस्था जीवन का, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने बताया? किलपैट्रिक ने। अब वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन कहने पे वैलेंटाइन डे का जिसके जिसके दिमाग में आ गया है, कचरा भरा है उसके दिमाग में। हम्म वैलेंटाइन, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक हैं। इनको अनुसार क्या है? वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ने किशोरावस्था से संबंधित दो परिभाषाएं दी हैं, दो परिभाषाएं दी हैं।
लिखिए, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। हाँ जी, पहली परिभाषा लिखिए, वैलेंटाइन की पहली परिभाषा किशोरावस्था के लिए क्या है वो लिखिए, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। समझ में आया? जैसे अभी देखा था ना, अतीक अहमद का लड़का, किशोरावस्था में ही सारे लड़के, इनके चार चार लड़के थे, सब के सब जेल में। क्यों? क्योंकि उनको किशोरावस्था से ऐसा कोई संस्कार ही नहीं मिला। जो ज्ञान मिला, हाँ जी, क्या दिखा रहे हैं? हाँ, उनके लड़के सब ना, हाँ, तो सब लड़के जेल में हैं उनके। और वो वही एक छूटा था, तो रोड पे जो गोली मार रहा था अभी, उसको मार नहीं रहा था फिल्मी स्टाइल में। हाँ, नाबालिग लड़के हैं। ठीक है, तो उनको ज्ञान ही वही मिला, उनकी ऊर्जा अपराध की तरफ हो गई सारी की सारी। अपराध क्या होता है? अपराध किसे कहते हैं? जो लॉ के खिलाफ क्रियाकलाप किया जाता है वही अपराध है, कानून के खिलाफ। ठीक है। पाप क्या है? जो नैतिकता के खिलाफ काम किया जाता है। ठीक है। नैतिक किसे कहते हैं? जो सामाजिक नियमों, है ना, और आदर्शों और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य हो, वही नैतिक कार्य है, वही पुण्य कार्य है। और जो सामाजिक नियमों, है ना, इस तीनों चीज़ों का खंडन करे, उसके विरुद्ध क्रिया। भाई, हत्या करना क्या है? हत्या करना अनैतिक कार्य है, तो अनैतिक कार्य है तो पाप तो है ही। कोई भी कार्य जो अनैतिक है वो पाप है। समझ में आया? तो हत्या अगर किसी का किया जा रहा है तो पाप तो किया ही जा रहा है। अब इसका दंड कहाँ मिलेगा? ऊपर वाली कल्पना बड़ी प्रबल है, ऊपर जाके स्वर्ग होगा, फूलों की। हाँ, हाँ, ये एक प्रकार से समाज के लोगों को डराने के लिए सारी चीजें हैं। समझ में आया? तार्किक विचार आपका क्या कहता है कि वहाँ भगवान बैठे हैं, जैसा काम। गरुड़ पुराण में लिखा है सजा का प्रावधान क्या होना चाहिए, है ना। और गरुड़ पुराण लिखा कब गया है? कब लिखा गया है? सबसे प्राचीन तो मत्स्य पुराण था, चलो ठीक है। वेद पुराणों में जो लिखा गया है, जो सजा का प्रावधान किया गया है, बड़े खतरनाक खतरनाक खतरनाक। हाँ, हाँ, अच्छा, इसके बारे में समझना है तो एक फिल्म है अपरिचित। ठीक है, देखा है किसी ने? डरावनी नहीं है, ये इसी पे वर्क करता है, वो मानसिक रूप से डिसबैलेंस रहता है, वो ख्यालों में वो काम करता है। साइंटिफिक टाइप में फिल्म है, अच्छी फिल्म है। ठीक है। वो कैसे केमिकल लोचा होता है किसी के शरीर में, इस बारे में बताया गया है। वो जैसा केमिकल लोचा होता है उसी तरह का उसका स्वरूप हो जाता है ना। चलिए,
तो हत्या तो अपराध है ही, किसी की हत्या करो तो अपराध है, उसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा कौन देगा? कानून देगा। और भगवान की निगाहों में उनकी जो न्याय प्रणाली है वो किस तरह की है, अब वही जाने। अगर उनकी न्याय प्रणाली है, वो सर्वशक्तिमान है, हर चीज़ हर समय देख रहे हैं, तो अभी हाल में इतनी घटनाएं हो रही हैं मुस्कान को अब तक भस्म हो जाना चाहिए था। और बम्बई में देखिए, मुंबई में वो मंदिर में जो ऊपर महिला गई हवा लेने, पुजारियों ने ही रेप करके उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ऐसे लोगों को भी सज़ा मिल जानी चाहिए थी, है कि नहीं? तो भगवान कैसे सज़ा देंगे, कैसे क्या करते हैं, उनका अपना अलग प्रक्रिया है। लेकिन इंसानियत के नाते, इंसान के द्वारा इंसानियत को चलाने के लिए अच्छे से लोग, हर कोई रह सके, इसके लिए जो आपके लॉ बने हैं, नियम बने हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब अच्छा है। ठीक है ना? उसको मानना होगा। जो हमारी परंपराएं हैं, इसीलिए तो परंपराओं को मानना पड़ता है। परंपराएं जो हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी देश की, किसी भी समाज की, ये बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं कि बच्चा ऐसा करना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं अनुभव द्वारा बनाई गई हैं। तो जब आप वैसा करते हैं तो लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। वैसा नहीं करते हैं, उन परंपराओं को ठुकराते हैं, उससे आप आगे जाते हैं, तो जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता, दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता। ठीक है? तो ऐसे में सामाजिक नियमों यानी नैतिकता के साथ जीना चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, इनकी अगली परिभाषा है, पहला लिखा ना, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। इस समय व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दिया है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है? तो व्यक्तिगत मित्रता यही बनती है लोगों की। पर्सनल जीवन में ऐसा दोस्त बनता है जिससे व्यक्ति सब कुछ शेयर करता है। लाइफ में ऐसे, जिसके लाइफ में ऐसे दोस्त होते हैं वो लाइफ में कभी दुखी नहीं हो रह सकता। ठीक है? वो हर एक चीज़ कर सकता है, हर चीज़ के लिए, हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। नहीं तो इसी समय किशोरों की जो मित्रता होती है वो लाइफ टाइम चलती है, हर समस्या के समाधान में चलती है। ये हो गई इसकी कुछ परिभाषाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें शादी वादी खूब चल रही है, इसीलिए लोग, हमें लगता है कि सब शादी उदी में जाने वाले लोग हैं, क्योंकि कटाई उटाई कर चुके हैं, है ना? खेत खाली हैं सब। गाँव में शादियां इसी समय होती हैं अधिकतर। हाँ, जगह चारों तरफ खाली रहता है, बारात वारात आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, दारू वारू पी के लौटने वालों को भी दिक्कत नहीं होती, है ना? डीजे पर चाहे जितना नाचो कोई फर्क नहीं पड़ता, धूल उड़ा के डीजे बंद हो जाता है फिर भी कुछ लोग नाचते रहते हैं वो दारू का असर नहीं होता, वो संस्कारों में कमी होती है। समझ में आया? हाँ जी, दारू पी के कोई इस तरह से होता नहीं है, समझ रहे हैं?
दारू उसी तरफ ले जाती है जिस तरफ अपने आप को आप उत्तेजित करते हो। बात समझ में आई? और वो थोड़ी कहती है कि तुम नाचते रहो। दारू पी के तो लोग नाली में भी लौटते हैं जी, उस समय तो नहीं नाचते। कहने का मतलब है कि दारू जो है सेंस खत्म कर देती है, व्यक्ति जो कर रहा होता है वही करता रहता है, यही ना। इससे तो यही सिद्ध होता है, क्योंकि नाचने वाला नाचता रहता है, डीजे बचे या ना बजे। ऐसे में ही बारातों में मारपीट भी होती है। हाँ। हम्म। गांव वाले क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के शादियां भी अच्छे से होती हैं, सब में नहीं होती है। जो बारातियों पर कंट्रोल करके रखता है तब कुछ नहीं होता। पियोलों को अगर छूट दोगे तो अपनी भड़ास निकालेंगे। समझ में आया? चलिए, किशोरावस्था की विशेषताएं। टाइम ओवर हो गया क्या? कितने बजे तक है क्लास? इसके बाद भी कोई क्लास है कि? आप लोग खाते पीते कब हो फिर? कितने बजे से क्लास रहता है? 10 से 3? बारात तो रोज लगी हुई है चारों तरफ, किसी में भी जाके खा लिया करो। नहीं नहीं पूछेंगे। पूछाना क्यों है उनको? सबसे नमस्कार करते हुए जाओ, खा के चले आओ। अरे बारात रात में। हाँ। आइडिया अच्छा है। वैसे 90% तो पूछेंगे नहीं, लेकिन जब शकल सूरत ही वैसी होगी पूछा जाए कि पूछा ही जाए इससे, तब तो पूछ ही लेंगे। कहीं नहीं पूछते हैं जी, लेकिन अब पी के झूलते हुए जाओगे तो पकड़ के पूछ ही लेंगे। समझ में आया? तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग डालिए। कितने बजे तक है क्लास मेरी? अच्छा, ओवर हो गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू। वहाँ ऑन